हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग कला एवं संस्कृति के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आयोग के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। तो आपके लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। क्लास को ध्यान से देखिएगा, सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको यहाँ से बहुत मदद मिलेगा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आपका पहला प्रश्न है, पटोला बुनाई से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन है जो आपका सत्य है, आपको ये बताना है। पटोला बुनाई से संबंधित पहला कह रहा है, सूरत एवं पाटन में बने रेशम को पटोला के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो रेशम के वस्त्र बनते हैं सूरत और पाटन में, इनको पटोला कहा जाता है। दूसरा कह रहा है, इसकी बुनाई हेतु दोहरे इकत शैली का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कह रहा है, गुजरात की पटोला साड़ी अपने सूक्ष्मतम तथा सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। चौथा कह रहा है, इस कला शैली में पाँच या छः परंपरागत रंगों जैसे लाल, जामुनी, हरा, नीला, काला या पीला रंग से संबंधित अवरोध विधि से ताने एवं बाने को रंगा जाता है। आपको बताना है कौन सी बातें हैं सही। पहले में है पहला, तीसरा और चौथा। दूसरे में है पहला, दूसरा और तीसरा। आपका जो है तीसरे में है दूसरा, चौथा और पहले में। और यहाँ पे दिया कि कौन सा सही, कोई नहीं, यहाँ पे है सभी। आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा। पटोला बुनाई के बारे में कौन सा सही है। पहले में है पहला, तीसरा और चौथा। दूसरे में है पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे में है दूसरा, चौथा और चौथे में है सभी। आपके सामने है चार ऑप्शन और आपको बताना है पटोला जो मतलब वस्त्र है या बुनाई है, इसके बारे में कौन सी बातें हैं जो सही हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, सारी बातें सही हैं पटोला के बारे में। सूरत एवं पाटन में रेशमी वस्त्र जो बनाए जाते हैं इसको पटोला कहा जाता है। इसकी बुनाई हेतु दोहरे इकत शैली का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डबल बुनाई की जाती है। तीसरा, गुजरात की पटोला साड़ी अपने सूक्ष्मता और सुंदरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और चौथा, इस कला शैली में 5 या 6 पारंपरिक रंगों जैसे लाल, जामुनी, हरा, नीला, काला, पीला ऐसे अवरोधक रंगों का ताने बाने के कलर करने में उपयोग किया जाता है। यानी कि काफ़ी चटक गाढ़े रंग होते हैं, काफ़ी खूबसूरत बुनाई होती है। परंपरागत कलर का उपयोग किया जाता है, दोहरे जो है बुनाई का उपयोग किया जाता है। ये देखिए आपके सामने है आपका पटोला। ये देखिए कलर काफ़ी डार्क है और इसमें आपका लाल, काला, पीला ऐसे कलर का उपयोग किया गया है और डबल बुनाई की गई है। काफ़ी खूबसूरत आपकी बुनाई होती है पटोला की, आपने इसको देख लिया होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोनिया परंपरा से संबंधित कौन सा कथन है जो सही है। सोनिया परंपरा के बारे में क्या है जो सत्य है। पहला कह रहा है, अकबर के दरबार के प्रख्यात संगीतज्ञ तानसेन के नाम से जाने जाने वाली संगीत परंपरा है। दूसरा कह रहा है, तानसेन को संगीत का सम्राट कहा जाता है। तीसरा कह रहा है, उस्ताद बरक उल्लाह खान जिन्हें आफताब ए सितार कहा जाता है, जयपुर सोनिया घराने से संबद्ध हैं। आपको बताना है कूट की सहायता से कौन सी बात है जो सही है। पहले में केवल पहला, दूसरे में है केवल दूसरा, तीसरे में है दोनों और चौथा में है कि सभी। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। सोनिया परंपरा के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य हो जाएगा। आपके लिए प्रश्न नए होंगे लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी और आगे एग्जाम में मदद मिलेगा, क्योंकि ये बदलने वाली चीज़ें नहीं हैं, तीनों बातें सही हैं। अकबर के दरबार के प्रख्यात संगीतज्ञ जिनको तानसेन कहा जाता था, ये इस संगीत परंपरा से जुड़े हुए हैं। तानसेन को संगीत का सम्राट भी कहा जाता था, याद रखिएगा। उस्ताद बरकतुल्लाह खान जिन्हें आफताब ये सितार कहा जाता था, जयपुर सोनिया घराने से संबंध थे। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, इनको याद कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद आपको बताना है कि कौन कौन से हैं जो परंपरागत साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात हैं। पहला कह रहा है भद्राचलम, दूसरा कह रहा है चंदेरी, तीसरा कह रहा है कांचीपुरम और चौथा कह रहा है करनाल। आपको बताना इनमें से कौन कौन से आपके नगर हैं जो परंपरागत साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। पहला कह रहा है पहले में है पहला, दूसरा,
दूसरे में है दूसरा तीसरा, तीसरे में है पहला दूसरा तीसरा और चौथे में है पहला तीसरा और चौथा। बताएंगे बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात हैं। आपके सामने है नगर और आपको इसमें से बताना है। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, चंदेरी और आपका कांचीपुरम। चंदेरी जो है ये आपके मध्य प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत परंपरागत साड़ी है। चंदेरी की साड़ियों का नाम आपने सुना होगा, जैसे बनारसी साड़ी सुना होगा आपने, राजस्थान की बंधेज साड़ी का नाम सुना होगा आपने, ऐसे ही तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी के बारे में सुना होगा, काफ़ी महंगे होते हैं। गुजरात का पटोला आपने देख ही लिया है। तो ये सारी चीज़ें आयोग के द्वारा पूछी जाती है कि कहाँ बंधेज मिलता है, कहाँ पटोला मिलता है, कहाँ चंदेरी मिलती है, कहाँ पे कांजीवरम की साड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये दोनों आपके परंपरागत साड़ी वस्त्र हैं, बेहद आकर्षक होते हैं, महंगे होते हैं, ये हर कोई यूज नहीं कर पाता है। देखिए आपके सामने है चंदेरी की साड़ियाँ, ये सब सिल्क वस्त्र हैं, परंपरागत सिल्क साड़ियाँ हैं जो कि बड़े बड़े लोग पहनते हैं, काफ़ी कीमती होती हैं, इनका रख रखाव काफ़ी महंगा पड़ता है। ये है आपकी चंदेरी की साड़ियाँ जो आपके जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। देखिए कितना मतलब जो है खूबसूरत बारीक कढ़ाई है इस पर, बहुत सुंदर से डिज़ाइन है। और ये आपकी है कांजीवरम की साड़ियाँ, ये भी देखिए सिल्क की साड़ियाँ हैं जो काफ़ी महंगी आती हैं। ये आपके परंपरागत वस्त्र हैं, सोचिए कितने खूबसूरत हैं और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं ये साड़ियाँ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात सत्रिया नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्रिया नृत्य के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपका जो सत्रिया नृत्य है इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा सबसे बाद में मिला है, 2000 में मिला है, याद रखिएगा। कह रहा है कि सत्रिया नृत्य नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है, यानी कि नृत्य भी किया जाता है और साथ ही अभिनय भी किया जाता है, एक्टिविटीज़ भी की जाती है। दूसरा कह रहे हैं असम के वैष्णव के शताब्दियों की पुरानी जीवन परंपरा है। तीसरा कह रहा है यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों और तालों पर आधारित है। इस तीनों में से कोई एक है जो सत्य नहीं है और आपको वही बताना है। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। आपके लिए नया होगा तो बिल्कुल मत घबराइएगा। याद रखेंगे बच्चा लोग, सत्रिया जो नृत्य है ये असम का है। सबसे पहले याद रखेंगे कहाँ का है, ये असम का है सत्रिया। दूसरा, इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है, सबसे लास्ट में ये शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त कर पाया। और कब किया है, 2009 में। कई बार ये क्वेश्चन आया है, 2009 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। 2009 या 2002 ऐसी कुछ था, आई थिंक 2009 ही याद रखिएगा। असम का है और इसको जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। और इसमें संगीत भी यानी कि गाना भी होता है, नृत्य भी होता है, साथ में लोग अभिनय भी करते हैं, तीनों बातें इसमें मिली हुई होती हैं। यह असम के वैष्णव के शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है, बिल्कुल सही है। शंकर देव ने इसको फेमस बनाया। ये क्वेश्चन भी आता है कि सत्रिया नृत्य को किसने फेमस बनाया है, तो शंकर देव ने इसको फेमस बनाया था, जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तीसरा सही नहीं है क्योंकि ये लोग इससे नहीं जुड़े हैं, बल्कि ये वैष्णव मठों से और आपके बिहारों से जुड़ा हुआ है। वैष्णव मठों और बिहारों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं इसमें तुलसीदास, कबीर और मीराबाई के गीतों का, रागों का संकलन नहीं है, इसलिए आपका तीसरा सही नहीं है। पहला दूसरा बिल्कुल सही है, बाकी बातें भी याद रखिएगा। असम का है, शंकर देव ने फेमस बनाया है, 2009 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, कई बार पूछा गया है। एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है मार्शल आर्ट। आपके देश में बहुत सारे मार्शल आर्ट भी प्रचलित हैं। मार्शल आर्ट का मतलब होता है कि ऐसी युद्ध कला जिसके द्वारा आप अपने आप को सुरक्षित कर सकें, यानी कि आत्म सुरक्षा। इसमें प्रहार नहीं किया जाता, बल्कि जो प्रहार करता है उससे अपने आप को सुरक्षा दिया जाता है। तो भारत में ऐसे बहुत सारे मार्शल आर्ट फेमस हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट प्राचीन टाइम से किए जाते थे, जहाँ लोगों को आत्मरक्षा सिखाया जाता था कि अगर कोई आप पे आक्रमण करेगा तो आप कैसे अपने आप को सुरक्षित करेंगे। हमारे यहाँ लोगों के ऊपर आक्रमण करने वाली कला नहीं सिखाई जाती थी, बल्कि खुद को सुरक्षित करने की कला सिखाई जाती थी। पहला देखिए, खोंग जाम्ब परवा गाथा गीत, क्या ये मणिपुर का है। दूसरा कह रहा है चप चारकूट त्यौहार, क्या ये मिजोरम का है। तीसरा कह रहा है थांगटा नृत्य, क्या ये मणिपुर का है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो कि आपकी सही सुमेलित हैं, और आपको कोड की सहायता से उत्तर देना है। देखिए, पहले में है केवल पहला, दूसरे में पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे में है तीसरा और आपका
दूसरा, और चौथे में है, अच्छा यहाँ पे फिर दो एक तरह का हो जाएगा, चलिए ठीक है। आपके सामने ऑप्शन, पहले में केवल पहला, दूसरे में पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में है केवल तीसरा और चौथे में है दूसरा तीसरा। आपने ऑप्शन को देख लिया है, यानी कि कूट भी देख लिया है। अब आपको उत्तर देना है कि आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, केवल पहला या तीनों या केवल तीसरा या दूसरा तीसरा। तो देख लीजिए बच्चा लोग, शानदार प्रश्न है, आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। कौन सा मार्शल आर्ट कौन से राज्य का है, तो तीनों सही हैं। खोंग जाम परबा जो है ये गाथा गीत मणिपुर का है। जो फसल जब हो जाता है आपका मार्च अप्रैल के टाइम पीरियड में, जब फसल कटता है उस समय के ये किया जाने वाला मार्शल आर्ट यानी कि डांस है, जो कि युद्ध शैली के द्वारा किया जाता है। जब चारकूट भी आपका मिज़ोरम में मनाया जाता है और ये भी फसल के ही तैयार होने से जुड़ा हुआ है। आपका थांगटा, ये भी मार्शल आर्ट है, मणिपुर का काफ़ी प्राचीन मार्शल आर्ट है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, याद कर लीजिएगा, आयोग ने इसको बहुत बार पूछा हुआ है। खोंगजाम परवा गाथा गीत कहाँ का है, चपचारकूट कहाँ का है, थांगटा कहाँ का है, सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल याद होनी चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपके सामने नृत्य है थांगटा। देखिए तलवार और क्या हथियार लेकर के लोग नृत्य कर रहे हैं। ये आपका मार्शल आर्ट है, सुरक्षा के लिए किया जाता है। थांगटा मणिपुर के लोगों के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने देखिए त्यौहार है चपचारकुट त्यौहार, जिसको बम्बू त्यौहार भी कहते हैं। इसमें दो छोर पे लोग बांस को हिलाते रहते हैं और बीच में लोग उसके बीच में डांस करते रहते हैं, और वह काफ़ी खतरनाक डांस होता है। अगर पैर फंसे तो आदमी का हाथ पैर टूट जाए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोनों छोर पे लोग बांस को इधर उधर करते रहते हैं और बीच में लोग खड़े होके इधर उधर होके डांस करते रहते हैं। इसको बम्बू डांस भी कहते हैं, इसको चपचारकुट त्यौहार भी कहते हैं, याद रखिएगा, मिज़ोरम का है। अगला देखिए, भारत के संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पयट्टू क्या है। भारत के संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पयट्टू क्या है। पहला कह रहा है, यह शैव मत का प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। दूसरा कह रहा है, यह कांसे पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिण हिस्से में पाई जाती है। तीसरा कह रहा है, यह नृत्य नाटिका का एक प्राचीन रूप है और मालाबार उत्तरी हिस्से में एक जीवंत परंपरा है। चौथा कह रहा है, यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। इसमें से कोई एक पॉइंट सही है और आपको वही बताना है। आपके सामने है चार ऑप्शन, दीजिएगा चलो जवाब। कलारी पयट्टू के बारे में बहुत ही शानदार प्रश्न है, आयोग ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ। कलारी जो पयट्टू है ये कौन से राज्य का मार्शल आर्ट है, या कलारी पयट्टू क्या है। ये देखिए आईएएस में आया हुआ प्रश्न है। तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यह एक प्राचीन मार्शल कला है और यह दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। परंपरागत रूप से खास करके केरल और तमिलनाडु की सीमा पे होता है और केरल में मध्य और उत्तरी क्षेत्र में होता है। सिर्फ उत्तरी में नहीं होता, मध्य और उत्तरी दोनों क्षेत्रों में होता है और एक काफ़ी प्राचीन मार्शल आर्ट है जो डांस के फॉर्म में लोगों के द्वारा दिखाया जाता है। ये देखिए आपके सामने है, ये है कलारी पयट्टू। देखिए यहाँ पे लोग कैसे हथियार के द्वारा डांस करते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रहार भी करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं और फिर डांस भी दिखाते हैं उसी के द्वारा। ये है कलारी पयट्टू जो केरल का मार्शल आर्ट है, काफ़ी प्राचीन मार्शल आर्ट है, इसको याद रखिएगा। केरल के मध्य और उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ है और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में भी ये डांस देखने को मिलता है। अगला देखिए क्वेश्चन है और काफ़ी शानदार प्रश्न है। कह रहा है, बीजक संत कौन सा सही है आपको बताना है। पहला कह रहा है, बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, क्या ये बात सही है। दूसरा कह रहा है, पुष्टि मार्ग के दर्शन को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था, क्या ये बात सही है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। आपके सामने दो ऑप्शन है और आपको उत्तर देना है बच्चा लोग। पहले में है केवल पहला, दूसरे में है केवल दूसरा, तीसरे में है पहला दूसरा और चौथे में है उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा है जो सही है आपके हिसाब से। आपके सामने ऑप्शन भी है और कोड भी, आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो सही है आपका, वो आपका केवल और केवल जो सही है वो है आपका दूसरा, यानी कि दूसरा आपका सही हो जाएगा, आपका पहला सही नहीं है। क्यों दूसरा सही है बच्चा लोग, क्योंकि आपका पहला इसलिए सही नहीं, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो बीजक है
ये कबीर दास के द्वारा लिखा गया है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि बीजक कबीर दास की रचना है, दादू दयाल की नहीं है। पुष्टि मार्ग जो है ये वल्लभाचार्य से जुड़ा है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। शुद्धाद्वैतवाद को ही पुष्टि मार्ग कहा जाता है, तो ये बात याद रखिएगा। वल्लभाचार्य का है पुष्टि मार्ग, जिसको शुद्धाद्वैतवाद भी कहा जाता है। तो दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। अगला देखिए, निम्न लिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके सामने है नृत्य और आपके सामने है राज्य। आपको बताना है कि कौन सा है जो सही सुमेलित है, और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। ध्यान से आप कूट देख लीजिए और पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए। क्या गरबा गुजरात का नृत्य है? क्या मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है? क्या यक्षगान तमिलनाडु का नृत्य है? आपने ऑप्शन को देख लिया है। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ नृत्य। कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है बच्चा लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, पीसीएस में भी और आईएएस में भी। पहले में है केवल पहला, दूसरे में है केवल दूसरा, तीसरे में है पहला तीसरा और चौथे में है आपका दूसरा और तीसरा। इसमें से कौन सा है जो सही है आपको वो बताना है, और आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। तो याद रखेंगे क्या है जो सही है बच्चा लोग। आपका पहला और दूसरा सही है। गरबा गुजरात का नृत्य है और आपका मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का एक और भी शास्त्रीय नृत्य है आपका कथकली। आपने नाम सुना होगा, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टम भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान जो है ये तमिलनाडु का नहीं है, आयोग ने कई बार पूछा हुआ है, ये कर्नाटक का है। यक्षगान लोक जो नृत्य है ये कर्नाटक में होता है। गरबा जो है ये गुजरात में होता है। ये चीज़ें भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम और आपका कथकली केरल का है। यक्षगान आपके कर्नाटक का है। पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ये देखिए आपका गरबा डांस है। इसमें एक जोड़े डांस करते हैं, यानी कि महिला पुरुष डांस करते हैं। काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक ड्रेस पैटर्न होता है, काफ़ी खूबसूरत ये परंपरागत ट्रेडिशनल डांस है। देखिए ये आपका गरबा है जो गुजरात में होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये है आपका नेक्स्ट नृत्य मोहिनी अट्टम। ये देखिए मोहिनी अट्टम है जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें एक महिला जो है वो डांस कर रही हैं। ये आपका मोहिनी अट्टम है, ध्यान दीजिएगा। ये ड्रेस पैटर्न आपके मोहिनी अट्टम का है। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला। और ये देखिए यक्षगान है जो कर्नाटक का यक्षगान है। इसमें देखिए यहाँ भी जोड़े में हो रहा है काम, और ये भी आपका देख रहे हैं कुछ धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। धार्मिकता से जुड़ा हुआ आपका यक्षगान, जो कि कहाँ का है, कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन देखिए आईएएस में आया हुआ है, कह रहा है मंगनियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय। आपको बताना है मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला जो लोगों का समुदाय है ये क्या है। पहला कह रहा पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है। दूसरा कह रहा पश्चिमोत्तर भारत में अपने संगीत परंपरा हेतु विख्यात है। तीसरा कह रहा दक्षिणी भारत में अपने शास्त्रीय गायन हेतु विख्यात है। चौथा कह रहा मध्य भारत में पच्ची कार्य परंपरा के लिए विख्यात है। आपको बताना है बच्चा लोग मंगानियार के नाम से जाने जाने वाले लोगों का समुदाय क्या है। देखिए सारे क्वेश्चन आईएएस पीसीएस के हैं, आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, अन्यथा समस्या होगा। आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया आजकल। तो आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमोत्तर भारत में अपने संगीत परंपरा हेतु विख्यात है। ये ज़्यादातर आपके गुजरात और पाकिस्तान से सटे हुए गुजरात और सिंध क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो कि आपके परंपरागत संगीत से जुड़े हुए हैं, जिनको कहा जाता है मंगानियार। याद रखिएगा, भारत में आपके राजस्थान में भी पाए जाते हैं, पाकिस्तान के सिंध में भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको पश्चिम उत्तर सीमा के क्षेत्र में बताया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए भारत के, ये भी आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा लोग, ध्यान से देखिएगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। आपको त्रिभंग मुद्रा के बारे में बताना है। कौन है जो त्रिभंग मुद्रा का वर्णन सही मायने में कर रहा है। पहला कह रहा है
एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। दूसरा कह रहा मुख अभिव्यंजनाएं, हस्त मुद्राएं व असज्जा कतिपय महाकाव्य अथवा ऐतिहासिक पात्रों को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए संयोजित की जाती है। तीसरा कह रहा है देह, मुख एवं हस्तों की गति का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्त करने अथवा एक कथा कहने के लिए किया जाता है। चौथा कह रहा है मंदिर, स्मृति, थोड़ी वक्र कटिका एवं कतिपय हस्त मुद्राओं पर बल दिया जाता है प्रेम एवं श्रृंगार की अनुभूति को व्यक्त करने के लिए। आपको बताना है त्रिभंग का वर्णन इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कर रहा है। त्रि मतलब तीन, भंग मतलब जहाँ से भंग होते हैं शरीर। आपको बताना है कौन सा है जो सही है। याद रखेंगे बच्चा लोग, पहला सही है। एक पाँव को मोड़ा जाता है, घुटने के पास मुड़ता है तो एक बार टूटा यानी कि भंग हुआ। देह यानी कि शरीर थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रीवा यानी कि गले के पास और कमर के पास भी वक्र होता है यानी कि मुड़ जाता है। तो एक आपके गर्दन के पास मुड़ेगा, एक आप कमर के पास मुड़ेगा और दूसरा आपका घुटना। ये तीन जगह आपके जो शरीर हैं ये मुड़ते हैं, वक्र होते हैं, भंग होते हैं। इसी को कहा जाता है त्रिभंग। मैं आपको त्रिभंग का दिखा दे रही हूँ फिगर, आप इसे समझ जाएंगे। ये देखिए, ये है त्रिभंग मुद्रा, इसको त्रिभंग कहा जाता है। आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए, एक बार यहाँ पे मुड़ा है, एक बार यहाँ पे मुड़ा है और फिर एक बार यहाँ पे मुड़ा है, यानी कि इसको कहते हैं त्रिभंग। शरीर को 3 बार भंग करना, 3 जगह भंग करना, वक्र करना, मोड़ना, इसी को कहते हैं त्रिभंग। गर्दन के पास, कमर के पास और घुटने के पास, ये है त्रिभंग मुद्रा जो हमारे यहाँ के शास्त्रीय नृत्य का बहुत ही पसंदीदा एक अंग है, पहचान है। तो बच्चा लोग, उम्मीद है आपको अपनी कला एवं संस्कृति के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें जान करके अच्छा लगा होगा और आप लोगों को कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। अपनी परंपरा की गूढ़ता और उसकी वैज्ञानिकता, उसकी प्राचीनता और उसकी जो विशिष्टताएं हैं, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ और ऐसे बहुत सारी अद्भुत चीज़ों को जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।